व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल चेतना टिम्पात। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपको क्लास 11 चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आज की हमारी वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है और इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जो मार्क्स काउंट किए जाते हैं उसके मार्क्स भी बहुत ज्यादा होते हैं कि इसमें से एग्जाम में आने ही आने वाला है। तो ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है ना, ये सोच के चलना है कि 1 या 2 नंबर का आएगा। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते ही आते हैं, तो आपको इस चैप्टर को बड़े ध्यान से और आराम से देखना है। और कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम्स यदि इस चैप्टर में आपको लगती है या फिर आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आज की हमारी वीडियो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये थ्योरी बेस है। आपने इसके थ्योरी के बारे में पढ़ना है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारी अकाउंटिंग थ्योरी बेस क्यों है? क्योंकि आज इस चैप्टर में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये अकाउंटिंग के अंदर कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं, सेट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड अपनी लैंग्वेजेस हैं। तो थ्योरी बेस के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास आ जाती हैं? वो हमारे पास हैं अजम्पशंस, कन्वेंशंस, रूल्स, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो ये सारा ही थ्योरी बेस आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो आज हमें इनके बारे में पढ़ना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग जान लेते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है? अकाउंट में जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उन स्टेटमेंट्स को तैयार करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट should be prepared according some standard language and set of rules। ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम तैयार कर रहे हैं वो हम किसी रूल के बेस पे तैयार करते हैं। वो पर्टिकुलर रूल्स हैं क्या? दीज रूल्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये रूल्स ही आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को और क्या क्या कहते हैं? These are also called GAAP, means generally accepted accounting principle। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम GAAP के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मींस जिसको जनरली तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो रूल्स कौन कौन से हैं, किस टाइप के रूल्स हैं, क्यों उनको इजीली एक्सेप्ट किया गया है? तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट पॉलिसी के बेस पे, रीजंस के बेस पे, इवन कोई पर्सनल जजमेंट के बेस पे नहीं है, उस बेस पे जो रूल बनाए गए हैं, वो सारे जो रूल बना दिए जाते हैं उनको ICA भी डिफाइन करता है, उसने भी परमिशन दी हुई है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का ये मैन मेड रूल्स हैं जिनको कभी भी चेंजेस किया जा सकता। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए जरूरी है उसका मीनिंग कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर। ये अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट्स होते हैं कैसे प्रिपेयर होने चाहिए? अकॉर्डिंग सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इनकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, मीन्स की प्रमाणित जो आधार पर
जिसे सर्वमान्य माना जा सकता है या फिर यूनिफॉर्म होता है, एक समान रूप से जिसको माना जाता है, जिसके अंदर एक कंसिस्टेंसी हो। एंड सेट ऑफ रूल्स, पर्टिकुलर कोई रूल्स हैं उनको सेट कर दिए हैं जिसको इजीली एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। ये रूल्स ही आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इसका दूसरा नाम जो कई बार आता है, व्हाट डू यू मीन बाय GAAP, या व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इजिली आप दोनों ही लैंग्वेज में आप इसका मीनिंग इजिली तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आती है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो रूल्स हैं वो बनाए क्यों जाते हैं। क्या है कि जब हम अकाउंट्स में जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं हमें रिकॉर्ड करना होता है, तो जितने भी वर्ल्ड के अकाउंटेंट हैं उनमें आपस में एक सेम चीज होनी चाहिए कि सेम बॉन्डिंग की किस बेस पे हमने उसके अंदर एंट्री करनी है, किस तरीके से हमें बुक्स में रिकॉर्ड्स करना है, ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है। तो यदि हम एक उसका रूल प्रिपेयर कर देते हैं तो उस रूल के बेस पे जो सर्वमान्य हो जाता है, मीन्स यूनिफॉर्मिटी हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी कि उसके बेस पे हमने किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इजिली सब उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो जनरली जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसको हम GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग प्रिंसिपल। अब इसमें चेंजेस भी होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसका? बिजनेस का इन्वायरमेंट। तो बिजनेस के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन रूल्स में चेंजेस भी किया जा सकता है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनमें चेंजेस सब लोगों के व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि हमने पर्सनल जजमेंट लेना है किसके क्या रूल है। तो रूल भी इस तरीके से होने चाहिए जो इजिली जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनके समझ में आ सके, ताकि उनको उस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए ये लीगली भी एक्सेप्ट हो चुका है और इसको आगे अप्लाई किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नेचर की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या नेचर है। एक बार किसी चीज का मीनिंग जब हमें क्लियर हो जाता है तो उसका नेचर, उसके फीचर, उसको डिफाइन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि हमने इसके बारे में बताया था कि इसको बनाने वाले एक्सपीरियंस लोग होते हैं, आपस के यूजेस रीजन के बेस पे हम इसको तैयार करते हैं, रूल जो बनाते हैं। तो इसके नेचर की जब हम बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो रूल्स हैं दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म मतलब जो एक समान हो, यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं वो सारे एक समान हैं। उनके अंदर कंसिस्टेंसी लाने के लिए उनको थोड़ा सा डेवलप किया गया है ताकि उस प्रिंसिपल को, उन रूल्स को सभी तरीके के जो अकाउंटेंट है, जितने भी वर्ल्ड के अकाउंटेंट है, जो भी हमारे पास प्रोफेशनल बॉडीज हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी, जो किसी भी टाइप की जो प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो वो इजिली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पे जो रूल्स हैं वो सबके लिए बराबर माने गए हैं। एंड द सेकेंड इज दीज आर मैन मेड। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी रूल्स हमने बनाए हैं, ये सारे ही मैन मेड हैं। मतलब ये किसने बनाए हैं? ये मैन के द्वारा बनाए गए हैं। मीन्स आप इसको, ऐसा नहीं है कि इसको किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करा के इसको प्रूफ किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपके साइंस होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया गया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जैसे अकाउंट आपकी कला भी है और विज्ञान भी है। तो साइंस किस लिए कहा गया था? क्योंकि अकाउंट्स की भी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उसी के कारण हम इसको एक साइंस भी कहते हैं। तो अब वो साइंस यहाँ पे बात आ रही है कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो ये मेन मेड प्रिंसिपल्स हैं। ऐसा नहीं है उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करके उसको प्रूफ किया गया है तब उसको माना गया है। इसको लेबोरेटरी टेस्ट नहीं किया गया है। इसको इजिली जनरली एक्सेप्ट किया जा चुका है अकॉर्डिंग टू यूजेस। टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, हमने अकाउंट के अंदर कुछ डेवलप करने होते हैं, तो डेवलप के अकॉर्डिंग हम इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज, थर्ड की जब हम बात कर लेते हैं,
कि ये जो रूल्स हैं ये स्टैटिक नहीं है। कि स्टैटिक मतलब ऐसा नहीं कि इसको बना दिया और ये फिक्स हो गए। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसा, बिजनेस का इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, अकाउंट्स के रूल्स में चेंजेस किया जा सकता है। यदि लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंजेस करना है या गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की है तो इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस की प्रोफेशनल बॉडी पे पड़ेगा, तो हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस आ जाते हैं और इजिली एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। तो ये इसके जो रूल्स हैं स्टैटिक नहीं है, इजिली चेंज हो सकता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो रूल्स हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि इन रूल को एक्सेप्ट किया जा सकता है यदि ये 3 क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेता है। इसके जो 3 क्राइटेरिया हैं वो कौन कौन से हैं? यदि इस पे एक खरा उतरता है, पास हो जाता है, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल में काउंट हो रहा है। अब वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? फर्स्ट आ जाता है रेलेवेंस, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रूल्स इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि ये सबको आसानी से समझ में आ सकता है। मतलब इसके जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, इजिली वो सबके लिए यूजफुल हो। पर्टिकुलर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये पर्टिकुलर रूल्स इनके लिए बनाए गए हैं, क्रेडिटर्स के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, या फिर ओनर्स के लिए हैं, जो आउटसाइडर पार्टी हैं, गवर्नमेंट्स हैं या बैंकर्स हैं, उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग के रूल बनाए ही इस हिसाब से गए हैं कि ये सभी के इसीलिए समान तरीके से यूज में लाए जाते हैं। एंड द सेकंड इज ऑब्जेक्टिविटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं इनमें किसी का भी कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है, सब को ध्यान में रखकर ये रूल बनाए गए हैं। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, जिसे हम कहते हैं निरपेक्षता, बिना किसी पक्षपात की। तो जब ये रूल एक्सेप्ट किए गए हैं उसी टाइम ये क्लियर हो जाता है कि ये ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर खरे उतरते हैं। थर्ड इज फिजिबिलिटी, मतलब कि व्यवहारिकता। ये रूल्स प्रैक्टिकल होने जरूरी है। फिजिबिलिटी मतलब जब आप इन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि इनकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, इनमें बिना खर्चा करे इन रूल्स को इजीली अप्लाई किया जा सके। यदि ये इस टाइप के रूल्स हैं तो ये इन 3 क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रूल्स में काउंट हो जाता है। तो नेचर से आपको क्लियर हो गया होगा कि दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ये इस टाइप के रूल्स हैं जिसको एक समान माना गया है। दीज आर मैन मेड्स, ये मैन मेड है, ना कि किसी लेबोरेटरी टेस्ट के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। दीज रूल आर नॉट स्टैटिक, ये फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इनको चेंजेस भी किया जाता है। इसके 3 क्राइटेरिया है, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। तो ये अपने तीनों क्राइटेरिया में क्लियर है, इस वजह से इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल में काउंट किया जाते हैं उन रूल्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टाइप्स की तरफ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने टाइप के होते हैं, जो कि इस टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 2 पार्ट कौन से हैं जरा ध्यान से देखते हैं। कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कई बार बच्चे क्या है इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पार्ट आपके कंसेप्ट्स में काउंट होता है या कन्वेंशंस में काउंट होता है। तो अब ध्यान से आप इसका मीनिंग सुनिएगा। कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही इजी है। कंसेप्ट्स क्या है? कंसेप्ट्स होते हैं मान्यताएं, अजम्पशंस। यानी कि जिसको इजिली सबकी सर्वसम्मति से इजिली एक्सेप्ट कर लिया गया है, या ये कह सकते हैं GAAP का रूल आपके कंसेप्ट्स में यूज हो जाता है पूरी तरीके से। यहाँ पे जो भी रूल्स बनाए गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के,
वो सभी तरीके के अकाउंट, सभी वर्ल्ड के अकाउंटेंट उसको इजिली सहसम्मति से एक्सेप्ट करते हैं। तो अब कुछ रूल्स हैं जो इजिली काउंट किए जाते हैं, जैसे कि हम इसकी बात कर लेते हैं कंसेप्ट्स की और यहाँ पे कन्वेंशंस की। तो मीनिंग के साथ साथ आप इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो भी इजिली समझ पाएंगे। कंसेप्ट्स क्या है कि आपको अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है, ताकि इसके यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग की जो लैंग्वेजेस है वो एक लीगली एक्सेप्टेड है, मतलब उसको कानूनी रूप से मान्यता मिल भी चुकी है कि उसको लीगली एक्सेप्टेंस, मतलब उसको कानूनी रूप से स्वीकार्य है और सभी के लिए इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कन्वेंशंस में क्या है कि यहाँ पे जो कन्वेंशंस यूज होते हैं उनके अंदर वो जो रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स के बनाने का जो बेस है वो एक्सपीरियंस लोगों के यूजेस, रीजंस, कस्टम्स के बेस पे बनाए जाते हैं। तो ये सारे क्या है, बेस हैं। इसके बेस पे क्या होता है, जब हमारे कन्वेंशंस चलते हैं तो चेंजेस अकॉर्डिंग टू यूजेस, रीजन और कस्टम के अकॉर्डिंग चेंजेस प्रोफेशनल बॉडी इजिली अपने तरीके से कर सकते हैं, बट इनमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। ये सभी प्रकार के जो अकाउंटेंट हैं वो इन्हीं रूल को फॉलो करेंगे, इनमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं मिलेंगे। अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट्स हैं उन पे किसी भी पर्सनल जजमेंट का इफेक्ट नहीं होता। नो पर्सनल जजमेंट। और इसमें किसी भी जो भी पर्सनल व्यूज हैं यहाँ पे कन्वेंशंस पे उसका इफेक्ट आ जाता है। ये अपने अपने प्रोफेशनल बॉडी के कुछ रूल्स होते हैं कि हमने इस बेस पे काम करना है, इस बेस पे नहीं करना। तो कई बार हमारे कंसेप्ट में पर्सनल जजमेंट का इफेक्ट आ जाता है और हमारे कंसेप्ट्स के अंदर कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं आता। इसमें जो रूल्स बताए गए हैं, जो कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए गए हैं, उनको सबको मानना ही मानना होता है, इसमें कोई पर्सनल व्यू नहीं होता है। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है, कंसेप्ट्स के अंदर क्या होता है कि अकाउंटिंग का जब मीनिंग लर्न करना किया गया था तो वहां पे शुरू में रिकॉर्डिंग, यानी बुक्स को रिकॉर्डिंग और मेंटेन करने का जो काम है वो हमारे कंसेप्ट्स के अंदर आता है, क्योंकि हमें जिस रूल से बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस यूज करनी है ताकि इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मर हैं उनके लिए इजिली वो हेल्पफुल बन सके, मीनिंगफुल बन सके। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए आप कंसेप्ट्स का ही यूज करते हो। हमारे कन्वेंशंस का यूज फाइनल अकाउंट्स को तैयार करने के लिए होता है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपके पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट आ जाती हैं। तो फाइनल अकाउंट्स के लिए आप कन्वेंशंस का ही यूज करते हो। कंसेप्ट्स में यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल की इंपॉर्टेंस है, जबकि कन्वेंशंस में यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। इसको सभी तरीके से एक्सेप्ट इजिली नहीं किया जा सकता, जबकि यहाँ पे जो भी रूल्स सेट हो जाते हैं उसको सब सम्मति से एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ के जो रूल्स हैं, कंसेप्ट्स में जो रूल बताए गए हैं, यो यूनिफॉर्मिटी अडॉप्टेड है। किसके थ्रू? जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे उसके अंदर इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप, कंपनीज, फर्म, जितने भी तरीके के प्रोफेशनल बॉडीज हैं तो वो सब में यूनिफॉर्मिटी अडॉप्टेड है। बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिए अलग अलग टाइप के वो यूनिफॉर्मिटी अडॉप्टेड नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल बॉडी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाता है, जबकि कंसेप्ट्स में वो चेंजेस देखने को नहीं मिलता। जो रूल फिक्स कर दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अकाउंटेंट अपना काम करता है। बुक्स में रिकॉर्डिंग करने का काम, कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है, सब इसी के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं।
अकाउंटिंग लैंग्वेज कैसे लीगली एक्सेप्टेंस इसको एक्सेप्ट किया गया है, और वहाँ पे जो चेंजेस आते हैं यूजेस, रीजन, कस्टम्स, पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उनके बेस पे कन्वेंशंस बनाए गए हैं। तो ये कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस क्लियर होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो हम कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट आज यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो बात कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कंसेप्ट्स की। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो वन बाय वन करके हम इन कंसेप्ट्स को क्लियर करते चले जाएंगे और अपने बड़े ध्यान से इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। आपका फर्स्ट आ जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के बारे में हम बताएंगे कि ये होता क्या है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यानी कि बिजनेस के कंसेप्ट्स को बिजनेस के ओनर से सेपरेट मानना है, अलग रखना है। बिजनेस और ओनर इन दोनों को एक ही वे में लेके चलना सही नहीं है। अब वो कैसे, ध्यान से देखिए। ये बिजनेस है, ये ओनर जिसका बिजनेस है। जब बिजनेस किया जाता है तो वहां पे हमने किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, क्योंकि बिजनेस का ओनर भी बिजनेस को कुछ दे रहा होता है, कुछ ले रहा होता है। यदि हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वहां पे बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट्स को बताने का पर्पज यही है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं वो हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है, ना कि उसके ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? बिजनेस में ओनर अपनी कैपिटल लगा रहा है। अब कैपिटल लगा रहा है तो यदि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसके ओनर की कैपिटल को भी हमने एक तरीके से लायबिलिटीज मानना है। अब इसने जो बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड की है, बिजनेस की भी ड्यूटी है कि वो बिजनेस को अर्न करेगा, कमाएगा, उसके बाद पूरा पैसा ओनर को वापस दे देगा। और बिजनेस से जो पैसा बाहर जाता है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने उसको पैसा देना है, क्योंकि बिजनेस ने उससे लिया है। लाइबिलिटीज में भी तो ऐसे ही होता है ना कि आपने जिससे लिया है उसको देना है। तो यहाँ पर भी सेम यही है कि बिजनेस ने ओनर से पैसा ले लिया, आउटसाइडर से नहीं लिया, ओनर से लिया है। अब इसने वापस इनको पैसा वापस करना है, तो कैपिटल तो वापस करनी है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी वापस करना है। अब इंटरेस्ट वापस करना है तो ये इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। बिजनेस में एंट्री करते समय हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी हमारे एक तरीके से क्रेडिटर का ही काम करता है कि बिजनेस को उसको पैसा देना है, उसको वापस करना है। अब यहाँ पे कैपिटल क्या है कि ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया। आफ्टर सम टाइम बिजनेस इंटरेस्ट, अब बिजनेस को तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि उसने काम करने के लिए उसको कैपिटल दिया है। अब बिजनेस के पास से इंटरेस्ट जा रहा है तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस होगा तो इसको एक्सपेंसिव साइड में माना जाएगा। सेम वही है, हम इसको दूसरे पॉइंट से बात कर लेते हैं कि बिजनेस में से अभी चलाने वाला तो ओनर है, बट उसने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाना है। जब ओनर बिजनेस से कुछ गुड्स यूज कर रहा है, कुछ स्टॉक में से माल यूज कर रहा है, या कुछ एसेट्स यूज कर रहा है, अब वो एसेट्स का यूज किस लिए कर रहा है? उस बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस का खर्चा है, उसको एक्सपेंस में मान लिया जाता है। बट उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ कैश निकाला या कुछ एसेट्स का यूज किया, किसी व्हीकल का यूज किया, तो इस कंडीशन में यहां से इसने कुछ कैश निकाल लिया। पर्सनल यूज के लिए जब कैश निकाला जाता है तो वो कैश हमारी ड्राइंग होती है। कैश, गुड्स, एनी अदर एसेट्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। तो जब बिजनेस से ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश निकाला या कुछ एसेट्स निकाली, तब बिजनेस क्या करेगा? उससे भी तो चार्ज करेगा ना, इंटरेस्ट चार्ज करेगा।
कि कुछ टाइम के लिए तुमने मुझसे कैश लिया है तो मुझे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो इंटरेस्ट है बिजनेस के पास आ रहा है, तो ये क्या है, इनकम। बिजनेस की क्या हो गई, इनकम हो गई। तो इसलिए कहा गया है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मतलब कि बिजनेस और बिजनेसमैन, इन दोनों को आपने सेपरेट लेके चलना है। ये दोनों अलग अलग यूनिट है, सेपरेट सेट ऑफ यूनिट्स, यानी एक अलग यूनिट है, उसको अलग तरीके से काम करना है। तो आई होप सो आपको ये फर्स्ट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो रूल्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बनाया गया है, ये इसी चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है कि जितने भी अकाउंटेंट है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन के पॉइंट से काम ये जो करेंगे ये अलग अलग तरीके से काम करेंगे। तो सारे ही जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जाना है, इसलिए ये कंसेप्ट में क्लियर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मनी मेजरमेंट मतलब कि हमें बिजनेस के अंदर उन ट्रांजेक्शन्स का यूज करना है जिसको मनी में मेजर किया जा सके। यानी जब तक कोई भी एसेट आपको मनी में कन्वर्ट नहीं होगी, आप उसको बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि बिजनेस के अंदर 50,000 नकद पड़े हुए हैं, 5 kg रॉ मटेरियल है, 10 kg फिनिश, 4 चेयर हैं, 1 मशीन। तो आप ये बताइए कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, चेयर, मशीन, आप इस तरीके से उसको बिजनेस में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि आपने इनको पहले मनी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू मनी, क्योंकि जब तक आप इसको मनी में कन्वर्ट नहीं करोगे उसको मीजर नहीं किया जा सकता। और जब आप इसको मीजर कर लोगे तो उसकी रिकॉर्डिंग मेंटेन इजीली हो जाएगा। आप इसको रॉ मटेरियल को लिख सकते हो कि आपका रॉ मटेरियल 50,000 का है, आपके फिनिश गुड्स 10,000 के हैं, आपके पास इतने चेयर 60,000 या 70,000 हम ले लेते हैं, 70,000 की है, मशीन आपकी 1 लाख है। तो आपने इनको मीजर में कन्वर्ट कर दिया, आप इसकी एंट्री बुक्स में इजीली कर सकते हैं। अब कोई भी इवेंट्स होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब तक आप उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जब तक उसको मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हमें पता है बिजनेस में लॉस होने वाला है, बट हमारे पास मनी मेजरमेंट नहीं है। लाइक कि मान लो बिजनेस में किसी 2 पर्सन्स का झगड़ा हो जाता है, अब उनके झगड़े से बिजनेस को कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है, बट कितना नहीं कह सकते। तो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेल मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, परचेज मैनेजर हैं, तो उनके बीच में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके लॉस को भी आप नहीं कर सकते हैं। कोई स्ट्राइक हो जाती है तो भी उनके लॉसेस को आप बिजनेस में नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि आप उनको मनी में मेजर नहीं कर पाएंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इसी पे बेस है कि आप बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हो, तो वो चाहे कोई भी इवेंट्स हो, एसेट्स हो, कोई भी किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शंस हो, जब तक आप उसको मनी में कन्वर्ट नहीं करेंगे आप उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट सभी यूनिफॉर्मल सेट ऑफ रूल्स में अप्लाई होता है, तो ये आपके कंसेप्ट में काउंट होता है। आज की वीडियो में आज हम 2 कंसेप्ट ही लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंसेप्ट लेके चलेंगे। आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मीनिंग, उनकी नेचर या कंसेप्ट्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए नमस्कार।